नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं ना, वो जारी कर दिया है पश्चिम बंगाल के लिए। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वैसे भी ऐलान किया है कि 15 दिन तक अब वो लगातार पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे और ना सिर्फ रैलियां करेंगे बल्कि सीधे पलटवार करेंगे ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ। तो आज से वो शुरू हो गया। बीजेपी ने जो संकल्प लिए हैं उसमें सबसे पहला संकल्प जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला वो था घुसपैठियों को किस तरीके से डिटेक्ट करना और उसके बाद मतलब उनका चयन करके उनको देश से और पश्चिम बंगाल से बाहर निकालना। तो ये बात सबसे पहली बीजेपी के संकल्प में आई। इसके अलावा भय मुक्त वातावरण बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना, ये भी बीजेपी के संकल्प पत्र के मुख्य हिस्सों में एक है। महिला सुरक्षा, वो भी बीजेपी के संकल्प पत्र में आई है। तो इसके बाद कई सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि क्या टीएमसी की सरकार जो है, क्योंकि इन सब मुद्दों को लेकर बैकफुट पर पहले से ही चल रही है, क्या इन सब मुद्दों पर कोई जवाब आएगा या फिर इस संकल्प पत्र के बाद तृणमूल कांग्रेस के जो संकल्प होंगे उनमें क्या पलटवार होने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और मुद्दा जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में कल से लेकर अब तक चल रहा है वो है जो एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है हुमायूं कबीर का। उसके बाद ओवैसी ने अपने आप को अलग कर लिया, यानी किराना कर लिया है। अब माना यह जा रहा था कि भाई मुस्लिम वोटों को लेकर के उनमें और तृणमूल कांग्रेस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन इस सब के बाद अब थोड़ा सा बैकफुट पर हुमायूं कबीर भी आ गए हैं। वो अपनी सफाई देने में लगे हैं। बीजेपी के साथ अपने संबंधों को लेकर के उन्होंने खुलासा किया कि भाई हम तो बीजेपी के साथ कभी जा ही नहीं सकते, ये तो तृणमूल कांग्रेस की बात है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में बहुत दिलचस्प चीजें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए बीजेपी के संकल्प पत्र से ही शुरुआत करते हैं। ममता दीदी ने पूरे 3 टर्म भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजों को प्रस्तापित करने में लगाया है। परंतु अब भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। इतने सारे राज्यों में तो सरकार चला रहे हैं, कौन सा राज्यों में सारे सरकार में बीजेपी की सरकार जहाँ चल रहे हैं उनमें 3000 रुपया कौन कौन सूबे में वो देते हैं, ये तो पहले बताएं। उसके बाद बंगाल की बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश करें। ममता जी की व्याख्याएं घुसपैठियों की अलग है। मैंने जो कहा है, जो भारत के नागरिक नहीं है, ऐसे सारे घुसपैठिए हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे और शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। ये वीडियो वायरल किया जो यूट्यूब 8 अप्रैल ओपन किया। इतना दिन सीएम ममता बनर्जी क्या कर रहा है? ममता बनर्जी को साथ बीजेपी के अच्छा रिलेशन है, आरएसएस को है, ये दोनों मिलकर मेरा खिलाफ ब्लंडर किया। ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। হুমায়ুনই বাংলা হিন্দি এআইকে দিয়ে বলানো যাবে না। আর এটা হলে পরে ও চ্যালেঞ্জ করুক, কোর্টে যাক, বিজেপিও যাওয়া উচিত। এটা তো বিজেপিকে তো বলেছে। তাহলে যদি এটা না হয় তাহলে দুজনে মিলেই হুমায়ুন কবির এবং বিজেপি দল তারা কেন কোর্টে যাচ্ছে না এখনো? बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और चिन्हित करके ये देख करके कि किस बूथ पर बीजेपी हारती है उसी पे दूसरी पार्टी के वोट कटवा दिए। और मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूं। तो कुल मिलाकर
संकल्पों की बात हो रही है और इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन और वाइस प्रेसिडेंट है RLM के। हमारे साथ निखिल जैन जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक, और मोहम्मद एहतेशामुल हक जुड़ रहे हैं, जो कि नेता है तृणमूल कांग्रेस के TMC के। मोहम्मद एहतेशामुल जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र में बहुत ज्यादा आरोप भी लगाए हैं और ये भी कह दिया है कि भय मुक्त वातावरण करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल करेंगे, महिला सुरक्षा सबसे मेन फोकस में रहेगी और साथ ही घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, आज आदरणीय होम मिनिस्टर जी जो संकल्प पत्र जो जारी किए हैं भारतीय जनता पार्टी का, भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार का। भय वाली राजनीति पश्चिम बंगाल में नहीं होती है। भ्रष्टाचार तो समझ लीजिए लिप्त है हमारे, क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी। और समझ लिए कि बड़ी बड़ी बात भी इस हिसाब से कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तो हम 3,000 रुपया हमारी माताओं बहनों को देंगे। तो हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ रीमा जी कि इनके बहुत सारे राज्यों में, बिहार से लेकर करके, दिल्ली से लेकर करके, उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश, जहां जहां इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कहाँ ये 3,000 रुपया दे रहे हैं। ये 2014 में भी लोगों को, हमारे देश के 140 करोड़ जनता को इन्होंने वादा किया था, देश के लोगों आप हमारी सरकार बनाओ, मैं 15 लाख रुपया हर एक भारतीय को दूंगा और हर एक रोजगार जो है हर एक नौजवानों को प्रति बच्चर हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन भी 200 से लेके आएंगे। 70 का पेट्रोल 35 रुपया कर देंगे। जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज में चलाएंगे। भाई हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आपको नहीं पता होगा लेकिन हम लोग तो देखते हैं ना, हवाई चप्पल वाले बैठ रहे हैं हवाई जहाज में। नहीं, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। नहीं, हवाई जो चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज में हम बैठाएंगे, उनका कहना था। भारतीय जनता पार्टी का कहना। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये जुमले वाली बात है, ये भरोसे वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भरोसे की बात करे ये कभी हो नहीं सकती है। ये सीधा सीधा सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जो भी आदमी भरोसा करेंगे कभी कामयाब नहीं होगा। हम पश्चिम बंगाल के आवाम के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ 1500 रुपया, 1700 रुपया हर एक महीना देते हैं लक्ष्मी भंडार के रूप में। आप बता नहीं सकते कि हम लोग कितनी योजनाएं यहाँ के पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए किए हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ डिवाइड एंड रूल और हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये बात मैं रीमा जी बोलना चाहता हूँ। कौन सी राजनीति? कौन सी राजनीति करती है? हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। अच्छा, ठीक है। अब भैया आपने ऐसी बात कर दी, मैं तो इस पर आना नहीं चाहती थी, मैं इस पर नहीं आना चाहती थी। एक सेकेंड, मैं इस पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन एहतेशामुल जी अब आपने ऐसी बात कर ही दी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। तो ममता बनर्जी ने अभी 3 दिन पहले ही एक बयान दिया कि भाई अयोध्या से गाड़ियां भर भर के CRPF के लोग आ रहे हैं और मुसलमानों आपको टारगेट करने के लिए, आपको पीटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप डरो मत, मैं आपके साथ हूं। मुसलमानों के लिए उन्होंने एक बात कही, फिर उन्होंने कहा कि मांस मछली बंद कर देगी बीजेपी आएगी। तो ये तमाम बातें हिंदू मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है। तो बोला हमारी सरकार, रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहे कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो पश्चिम बंगाल में मछली खाना बंद कर देंगे। जबकि बंगाल समझ लिए कि मछली यहाँ का एक ऐसा समझ लिए डिश है, बगैर मछली कोई बंगाल के रहने वाले आदमी 3 टाइम अगर भोजन करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का डिनर करते हैं, तो मछली नेसेसरी है। और इस तरह की बात मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या कर ठीक है, चलिए बहुत हो गया। निखिल प्रसून जी जवाब दीजिए एक एक चीज का जल्दी से। देखिए, आज जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पश्चिम बंगाल के विकास का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक विकास, औद्योगिक विकास और पश्चिम बंगाल के सर्वांगीण विकास का एक ब्लूप्रिंट है। मैं मानता हूं कि पिछले 15 वर्ष में जिस तरह से पश्चिम बंगाल एक तरह से गर्त में चला गया है और यहाँ पर न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां समाप्त प्राय हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी जो नुकसान पहुंचा है उसे फिर से पुनर्निर्मित करने के लिए और पश्चिम बंगाल की पूरी आस्था को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल 6 संकल्प
बताए थे, 6 निखिल जी, गारंटियां दी थी, निखिल उसी की जी, कड़ी में निखिल आज जी, ये संकल्प निखिल जी, पत्र ये जारी सब हुआ है। चीजें अमित शाह जी ने बहुत डिटेल में बता दी है। मुझे इसका जवाब चाहिए जो बात यहाँ पर मोहम्मद एहतिशामुल हक बोल रहे हैं कि बीजेपी का पूरा कैंपेन हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ है और बीजेपी जो है वो महिलाओं को लेकर के सीरियस नहीं है। इसका जवाब दे दीजिए। इसी संकल्प पत्र में महिलाओं को हमने 3,000 रुपए प्रति माह का सहयोग देने का निर्णय किया है। महिलाओं के खिलाफ जितने भी दुराचार हुए हैं उन सारी फाइलों को खोल करके जिन लोगों ने ऐसा किया उन सबको जेल के सीखजों के पीछे हमने भेजने का निर्णय लिया है। जो संदेश खली की घटना है उसके अन्वेषण के लिए कमीशन के गठन करने का बात किया है। हमने महिलाओं को यहाँ के सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात कही है। हमने यहाँ महिलाओं के लिए स्पेशल पुलिस थाने बनाने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही महिलाओं को बसों में जो सरकारी बसें हैं उसमें फ्री बस की सुविधा इस वाले जो घोषणा पत्र में उसमें लिखा गया है। और महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जहां तक हिंदू मुस्लिम की जो बात आप कह रही हैं, एक तरह से तृणमूल अब अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। इस घोषणा पत्र में जो भी घोषणा की गई है वो पूरे समस्त 10 करोड़ बंगालियों के लिए है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी, लेकिन घुसपैठिए नहीं है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, सही है। मुसलमान को हम अपना मानते हैं, बढ़िया, घुसपैठियों को अपना मानते हैं। जो यहाँ पर 10 जिले हैं जिसमें कि जनसांख्यिकी में परिवर्तन बीच हुआ। में नहीं, ठीक है। अरविंद कुमार वाजपेयी जी, अब ये मुद्दा है जो घुसपैठियों को लेकर के यहाँ पर निखिल जी बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि भैया इतने समय से घुसपैठियों पर हुआ क्या, आप ही की सरकार है, आप ही का सब कुछ है, तो घुसपैठियों पर चुनाव के समय ही बात क्यों हो रही है? देखिए रीमा जी, घुसपैठियों की समस्या आज की नहीं है, बड़ी पुरानी चली आ रही है और इसी सरकार ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन ममता दीदी जो है, इनका राज्य जो है जमीन नहीं देता फेंसिंग के लिए, जो बॉर्डर फेंसिंग हो जाए जिससे घुसपैठ पूरी तरीके से रुक जाए। और तो कोई ऐसा राज्य नहीं है, सब जगह हमको जमीन मिली है। 90% हम लोग कर चुके हैं फेंसिंग बॉर्डर पे, लेकिन ममता दीदी नहीं मानती है, वो जमीन हमको देती नहीं है। सेंटर से जो स्कीम गरीबों के लिए लागू होती है उसको लागू नहीं करती है और खुद की सरकार जो है ना भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। पार्थव चटर्जी कोई भूले नहीं है जब करोड़ों के नोटों के बंडल उनके यहाँ से बरामद हुआ करते थे। ये वही ममता दीदी हैं जो अपने कैडर को कहा करती थी कि कट मनी जो लेते हो वो वापस कर दीजिए, मैं 15 दिन का टाइम देती हूँ, सारे कैडर जो हमारा है वो कट मनी जिसने जितने लिए उसको वापस कर दीजिए। स्कूल में भर्ती होती है एम्प्लॉइज की, वो सारे के सारे निकाल दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार करती है, प्रधानमंत्री को कहती है पत्थर के रसगुल्ले भेजूंगी। जब यहाँ से ईडी छापा मारने जाती है किसी कंपनी पे तो उसको ईडी को जाके रुकावट करती है, उनके ऑफिसर्स को बंद करने की धमकी देती है और पुलिस के डीजीपी भी साथ पहुंच जाते हैं। कहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की ये लोग सम्मान करते हैं, ये अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। और इनका राज जब से आया है तब से सारी इंडस्ट्री चली गई है धीरे धीरे एक एक करके, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है सिवाय तुष्टीकरण के और सिवाय वोट की राजनीति के। उसके अलावा कहाँ किया है, कहाँ हुआ करता था बंगाल, और अब कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। इसलिए एक बात तय, ठीक है, इसलिए बात तय हो गई है कि ममता जा रही है और बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है तो अपने कामों से आएगी, बिल्कुल, वहां जनता भी देख रही है। ठीक है एहतिशामुल जी, उन्होंने एक एक पॉइंट बाय पॉइंट एक आरोप लगाया है आपके ऊपर, वो नोटों के बंडल का आरोप भी है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार की वो जो तस्वीरें सामने आई वो आरोप भी है। चुन चुन के एक एक चीज का जवाब दे दीजिए अब जल्दी से। निखिल जान, आ रही हूँ आपके पास इसके बाद। देखिए मैं बोल रहा रीमा जी, जो हमारे अभी अरविंद जी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भारत का सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है। आपने देखा होगा हवा में नहीं बोलते, कैसे बोल रहे हैं आप ये बात, सबूत क्या है? अरे भाई कोई एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दीजिए कोई। दे रहा हूँ आपको, मैं आपको रीमा जी सच दे रहा हूँ, बगैर मैं सच का एक भी बात नहीं करूंगा। एक भी जो हमारे बीच में नहीं रहे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी, 70,000 करोड़ का उनके ऊपर था। उनको फिर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीन रखी हुई है जब तक विपक्ष में आपने बीजेपी सबसे करप्ट पार्टी है ये कहा, या उसके अलायंस सबसे करप्ट है, क्या कह रहे हो आप? आपने तो बीजेपी का नाम लिया ना। अलायंस का मतलब क्या हुआ? अलायंस का मतलब एक साथ में रहना, ये बात समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीन है जो विपक्ष में रहते हैं, वो समझ लिए दुर्नीति रहते हैं, बहुत ही समझ लिए उसके अंदर
जो भी सारी खामियां हैं, लेकिन हमारे पास आ जाते हैं। अरे आपके यहाँ से मंत्रियों के घरों में नोटों के बंडल निकलते हैं। आप 26,000 नौकरियां खा गए। आपने सुनिए, आपका कोई भी मंत्री ऐसा नहीं जो कि भ्रष्टाचार से अछूता हो। आज जितने भी पैमाने पर भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में हुआ है, आप बताइए 26,000 नौकरियां चली गई। कोयला घोटाला, बालू घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, और उसके अलावा टीचर्स की जो श्रेणी में जो घोटाले हुए हैं, ABC जितने ग्रेड में, दमकल घोटाला, म्यूनिसिपैलिटी में जो नियुक्तियां हुई है उसमें घोटाला। एक ऐसा बता दीजिए आपका महकमा या डिपार्टमेंट या विभाग जिसमें कि घोटाला ना हुआ हो। समस्त बंगाल की जनता का पैसा आप लूट करके बैठे हुए हैं, और जब CBI ED रेड करती है तो आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय वहां पर चली जाती हैं। बताइए, आपके पहली बार ऐसे एक राज्य सरकार के 10-10 मंत्री जेलों में रहते हैं, अभी भी कुछ लोग हैं। आप देखिए वो जो वीरभूम में जो अनुब्रतो मंडल है, ठीक है, अनुब्रतो मंडल का देखिए, उसमें किस तरह जो भ्रष्टाचार के निखिल जैन, वो एक समय था। ओके निखिल जैन, वो एक समय था कि सबसे करप्ट अगर किसी का नाम आता था तो यूपीए के घोटालों का आता था। कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक इतने सारे घोटाले आए। अब क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो इस पर बात कर लेते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है जिसके 10 मंत्री जेल में चले जाते हैं। तो आप दोनों तो एक तरीके से बंगाल में जनता के सामने बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हो ना। रीमा जी, आपने जिन यूपीए सरकार पे जिन घोटालों का जिक्र करा, उन अधिकतर घोटालों के मामलों में कोर्ट का निर्णय ये है कि कोई भी कांग्रेस का नेता जेल नहीं गया, कन्विक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब आप घोटालों की बात करती हैं तो आप अजीत पवार जी के, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार जी पे 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का आरोप लगाया। ये जो शुभेंदु अधिकारी हैं, इन पे मेरे ख्याल से नारदा स्कैम का लगाया। असम के मुख्यमंत्री जो हैं उन पे शारदा स्कैम का लगाया। राफेल के मामले में हम सबको पता ही है क्या हुआ। पीएम केयर्स फंड में आरटीआई नहीं चल सकती। स्कैम की लिस्ट अब बीजेपी की है। 12 साल से जब सेंटर में आप सरकार में हैं तो आपको अब आके जवाबदेह होना पड़ेगा। और मोदी जी ने तो कल कहा है बंगाल में कि हमारी 6 गारंटी है। एक गारंटी ये है कि वी विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल, जवाबदेह होंगे। मैं तो कहता हूं आज से शुरू करें, जवाबदेह हुए। बताएं कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी पे जो आरोप लगाए गए हैं कि उनके 3 पासपोर्ट हैं, 52,000 करोड़ रुपए ऑफशोर कंपनीज में है, क्या सरकार उन पे जांच बैठाएगी? क्या कोर्ट में चले गए हेमंता बिस्वा शर्मा, आपके नेता पवन खेड़ा भागे फिर रहे हैं और फिर जमानत लेनी पड़ी है उनको। अब आपके ज्ञानेश, अरे भागे फिर रहे हो भाई, पवन खेड़ा मुंह छुपाते फिर रहे थे। चलिए, कैसी बात कर रहे हो? रीमा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो बहुत नेताओं को एक दूसरे पे मानहानि के मुकदमे करते हुए देखा होगा। मुझे एक इंस्टेंस बताइए जहां मानहानि के मुकदमे में पुलिस अरेस्ट करने आई, क्योंकि मानहानि के मुकदमे में पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर ही नहीं होती। पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर ही नहीं होती। उसके बावजूद पुलिस वाले भेज रहे हैं। यहाँ सवाल बीजेपी का नहीं है, सरकार नहीं दे रही है। ओके, यहाँ सवाल बीजेपी का नहीं है, यहाँ एक्चुअली अलाइज की बात हो रही है। तो अरविंद वाजपेयी जी, बेसिकली निखिल जैन का भी और एहतशामुल हक का भी यही कहना है कि भाई बीजेपी के जो अलाइज हैं उनको बीजेपी बचाती है भ्रष्टाचार उनके ऊपर अगर आरोप लगते हैं बीजेपी। अच्छा ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, हाँ ठीक है अरविंद वाजपेयी, बीजेपी। अरे भाई रुकिए एक करके मैंने अरविंद वाजपेयी जी से सवाल पूछा है अभी। ये भ्रष्टाचारी है क्या सारे के सारे अलाइज इनके? नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने एक नाम लिया अजीत पवार जी का। कोई चार्जशीट फाइल हुई अजीत पवार जी के खिलाफ या उनकी वाइफ के खिलाफ? नहीं, कोई नहीं हुई। आई एम सॉरी। One second. The closure report has already been filed before the trial court. इसलिए कोई चार्जशीट नहीं हुई। क्लोजर रिपोर्ट पहले होती है, चार्जशीट बाद में होती है। तो इसलिए ये मुझे ना समझाइए। अलायंस का जहां तक सवाल है, अलायंस का अलायंस होता है मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पार्टी का मैनिफेस्टो होता है कि गवर्नमेंट क्या क्या एजेंडा चलाएगी। वो भ्रष्टाचार ममता की बात करोगे ना आप, तो बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जिसके कन्विक्शन हो गई है किसी को या किसके खिलाफ चार्जशीट हुई है? नेम देम। अब आप बताइए मुझे कि किसके खिलाफ हुई है। खाली कहने से नहीं होगा ना। बोलिए। 12 साल से बाकायदा सरकार में है, सेंटर में। एक घोटाला मुझे बता दीजिए जो प्रूव हो गया हो, या एलिगेशन भी लगा हो, या कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई, या सस्टेन किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए। राफेल में इन्होंने कितना शोर मचाया,
प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। क्या हुआ? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में 2 बार माफी मांगनी पड़ी थी। सो प्लीज इस तरह की बातें न करिए। अगर बिना कोई चीज प्रूफ है तो के, उसको सामने, बिना प्रूफ के निखिल जैन बात नहीं करिए। निखिल जैन, अब बिना प्रूफ के वाजपेयी साहब बोल देते हैं कि कभी कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई। मैं अभी हिमा जी आपको बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट भेज देता हूं। जनवरी 2018 में अजीत पवार पे चार्जशीट फाइल हुई थी। जब तक किसी व्यक्ति पे, किसी आरोपी पे चार्जशीट नहीं फाइल होती, तब तक कोर्ट आता ही नहीं है। कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट केवल तब फाइल होगी जब पहले चार्जशीट फाइल हुई है। बिना चार्जशीट के कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट नहीं होती। पुलिस के इंटरनल रिकॉर्ड में क्लोजर रिपोर्ट चढ़ती है। और ये वाजपेयी साहब बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पर क्योंकि बीजेपी के साथ है तो अब इन्हें बातें घुमानी पड़ेंगी। और दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा पे, शुभेंदु अधिकारी पे और बाकी अशोक चव्हाण पे कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई, तो मुझे ये बताइए सुनिए। अच्छा ठीक है, ये बताइए ममता बनर्जी करप्ट है या नहीं है? निखिल जैन, अगर करप्ट है तो भाजपा साबित करे और उनको जेल में डाले। तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो बेसिकली? ईडी उनके पास है। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा। मेरा सिंपल सी बात है, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी राजनेता पे आरोप लगाते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, बहुत भ्रष्ट हैं, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री के पास ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां हैं, उन पे कार्रवाई करें, उन्हें कोर्ट में गुनहगार साबित करें और उन्हें जेल में डालें। इस देश में भ्रष्ट नेता नहीं होने चाहिए, चाहे बीजेपी के हो, टीएमसी के हो, कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी के हो। लेकिन प्रधानमंत्री केवल राजनीतिक टिप्पणी करते हैं, कभी जांच एजेंसियां आगे नहीं बढ़ती हैं। सबसे पहले मेरी एक बात का जवाब दें। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो कन्विक्शन है, उसमें सबसे फेमस कन्विक्शन रहा है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव का, आरजेडी का, और चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट से भी। आप बताइए कि उसके साथ कांग्रेस क्यों अलायंस कर रही है? यूपीए के सबसे बड़े अलायंस पार्टनर्स में से एक क्यों है? उनका साथ क्यों देती है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ क्यों देती है यूपीए? जो लोग कन्विक्टेड है उनके साथ, उनका तो खराब रिकॉर्ड जो है सो यूपीए का है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे परिवार के साथ बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, इसलिए कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। एक व्यक्ति ने एक भी छोटा सा भी भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण नहीं है एनडीए सरकार में, जब से मोदी जी का शासनकाल चल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है भ्रष्टाचार करने की। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने एक आपने बताया स्कॉर्पियन सबमरीन हो, अगस्ता वेस्टलैंड हो, वो फोर्स से कम 100 से 150 ऐसे घोटाले हैं जिनकी पूरी फेहरिस्त है। और स्वतंत्रोत्तर भारत से ही देख ले तो जीप घोटाले से लेकर के पता नहीं कितने घोटाले हुए। एक भी हथियारों का सौदा बिना दलाली के नहीं होता था। सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया। आज हम लोगों ने उन चीजों में रक्षा के एक तरह से उत्पादक हो गए, उसका निर्यात कर रहे हैं। चीजों को किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाता है। कॉमनवेल्थ घोटाला देख लीजिए, 2G घोटाला, अरे नोशनल आप लोग कहते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए, सिद्ध करना जो है एक जरूरी बात होती है, लेकिन आप लोगों ने एक तरह से नैतिकता का पैमाने पर जो है सो यूपीए 2 की सरकार पूरी तरह विफल रही थी। एहतशामुल हक, बीजेपी ने जो बात कही, ओके आगे बढ़ते 1 मिनट रुकिए। अब एहतशामुल हक, ये बताइए कि बीजेपी बेरोजगारों की भी बात कर रही है, बीजेपी यूसीसी की भी बात कर रही है, घुसपैठ की भी बात कर रही है, महिला की भी बात कर रही है, भ्रष्टाचार की भी बात कर रही है। हर कुछ बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में डाल दिया है। तो फिर आपको नहीं लगता कि इतने दिनों से जो बात चल रही है, बंगाल की जनता के मन की बात, एक तरीके से वो पूरी बीजेपी के संकल्प पत्र में तो आ गई है? देखिए, संकल्प पत्र जो उन्होंने बनाया है, उनका सपना कभी भी साकार नहीं होगा। यह पश्चिम बंगाल है, यहाँ किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन नहीं सकता। वो संकल्प पत्र जो हिसाब से आज घोषणा कैसे पता आपको? ये तो जनता डिसाइड करेगी ना, आपको कैसे पता? जनता, यहाँ बंगाल की जनता वजह है जहाँ डबल इंजन की सरकार है। हाँ। जो बांग्ला बोलते हैं उनको ये मारते हैं, वो बोलते हैं बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हो, ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हो। जो बांग्ला बोलता है उसको बांग्लादेशी बोल के मारते हैं। डबल इंजन की, अरे भाई रुकिए, आप हवा में ही बोले जा रहे हो शुरू से लेके अब तक। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलेगा। कहाँ हुआ है ये? जो बांग्ला बोलता है उसकी पिटाई हो रही है। एक आदमी को बोलने नहीं एहतशाम जी, आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते शो में। आपने बोला जो बांग्ला बोलता है उसको बांग्लादेशी समझकर बीजेपी वाले पीटते हैं, ये बड़ी बात बोल दी आपने। अब इसका प्रूफ क्या है? मैं इसका आपको दूंगा। यहाँ किसी तरह सरकार बनाएंगे आप।
किसी कीमत पर सरकार ने आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप ऐसे बोलते नहीं निकल सकते हो भाई, इस तरह का ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे झूठ नहीं बोलते चैनल पर बैठकर। किस तरह ये कहा जाता है कि 200 से ज्यादा, एक मिनट जवाब सुन लीजिए, जवाब दीजिए निखिल जी। किस तरह ये कहा जाता है, जिस तरह से बांग्लादेश के साथ जो 10 जिले हैं जिसमें जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन हुआ है पिछले 20 वर्षों में, अपने आप में अभूतपूर्व है। दूसरी बात, जिस तरह से 570 किलोमीटर की जो सीमा है उस पर बाढ़ लगाने नहीं दिया गया, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, तृणमूल का पूरा तंत्र उनका डुप्लीकेट आधार कार्ड वोटर कार्ड बनाने में जुटता है, समूचे भारत में फैलते हैं, इसलिए देश की सुरक्षा का भी मुद्दा है। तो तृणमूल शासन जो है देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही थी, और उन अनुप्रवेशकारियों को बचाने के लिए आज ये लोग सबसे ज्यादा उद्यत हैं। भारत का जो मुसलमान है वो भारतीय है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं जो बाहर से आते हैं उनको अपने वोट बैंक के रूप में परिणत करते हुए तृणमूल अभी तक यहाँ तक गई है। ठीक है, दूसरी बात मेरे पास समय कम है, मुझे सबसे एक फाइनल कमेंट लेना है, फाइनल कमेंट। अरविंद जी मुझे ये बताइए कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी एनडीए जो है वो बाहरी पार्टी है, वो बांग्ला भाषियों को नहीं समझती और बांग्ला जो बोलते हैं उनको बाहर खदेड़ने की कोशिश में लगी है, ये नैरेटिव क्या चल पाएगा? देखिए, पूरा देश भारत एक ही है, किसी भी राज्य में हो कहीं भी हो सब भारत का हिस्सा है। नंबर 2, बीजेपी क्या सारी पार्टियों का और कोई भी भारत का नागरिक है उसका ये एक ऑब्जेक्ट होता है, प्रण होता है कि बांग्लादेशी जो आके सीमा पार करके इलीगल तरीके से रह रहे हैं और जो हमारे अधिकारों का हनन होता है, जो नकली कागजात बनवाते हैं, उनसे हमारी शिकायत है। उन लोगों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे, ये बार बार कहा जा रहा है और उसके लिए काम किया जाता है। जब एनआरसी लेके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो कौन अपोज करता है? सबसे ज्यादा आय-दोबा कौन बचाता है? यही लोग बचाता है जो तुष्टीकरण करते हैं, और तुष्टीकरण की आड़ में जो घुसपैठियों की मदद की जाती है, इनके नकली वोट बनवाए जाते हैं। अभी ये वोट कटे हैं तो सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? ये यही लोग कर रहे हैं। उसका कारण बड़ा साफ है कि ये लोग तुष्टीकरण करके सरकार में रहना चाहते हैं, जो कि अब इजाजत नहीं देगी देश की। फाइनल कमेंट निखिल जैन। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन नहीं है, उनकी कन्विक्शन जो है अरे अपनी पार्टी की भी कभी बात कर लिया करो यार, अपनी पार्टी की बात करो ना। अपनी पार्टी की मैं बात करता हूं तो फिर कहते हैं कि पवन खेड़ा भाग रहे हैं। पवन खेड़ा ने तो बताया कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा की बीवी के पास 3 पासपोर्ट्स हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, 52,000 करोड़ रुपए हैं, उनकी बेटे के नाम पे हैं, उनकी बीवी के नाम पर है। बीजेपी इसका जवाब नहीं देगी। वाजपेयी साहब बैठ के जो वोट कटे हैं, क्या उसका विरोध आप कर रहे हो निखिल जैन? अमित शाह। अरे वोटर कटने वाली बात पर बात करते हैं ना, जो अरविंद जी ने बात बोली है उसका जवाब दो जल्दी से। कौन लोग हैं जो घुसपैठियों के साथ खड़े हुए हैं? मुझे तो लगता है बीजेपी है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो अमित शाह जी के पास है, होम मिनिस्ट्री जो नागरिकता देती है वो अमित शाह जी के पास है, विदेश मंत्रालय जो सिटीजनशिप और डिप्लोमेसी के क्वेश्चंस पे डील करता है वो जयशंकर जी के पास है, और ये सारे के सारे मोदी जी के पास है। अगर 12 साल में आज तक ये घुसपैठियों को डिपोर्ट नहीं कर पाए, मनमोहन जी की सरकार ने ज्यादा घुसपैठियों को डिपोर्ट करा, फाइनल कमेंट डॉक्टर निखिल, क्या हक है? एक लाइन में राज्य सरकार की नीतियों का अवलंबन अगर केंद्र सरकार के साथ हो तभी घुसपैठ रोक सकता है। इसका उदाहरण त्रिपुरा और असम है, जहाँ की घुसपैठ पूरी तरह बंद हो चुका है। अगर राज्य सरकार मानसिक रूप से तैयार रहती और इसकी मंशा साफ रहती, घुसपैठ बंगाल में कब का रुक गया रहता। ठीक है, मेरे पास वक्त की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है ये तो देखिए अभी चलेगा, और इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है, घुसपैठियों का मुद्दा और बंगाली अस्मिता का मुद्दा। तो चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।